आइए आप लोग को आगे पढ़ाते हैं। अब पिछले क्लास में हमने बताया था यूरोपीय कंपनी के आगमन में मैंने ब्रिटिश कंपनी को मैंने खत्म करा था और कुछ फ्रांसीसी में बताया था। मैं आगे आते हैं, कुछ रह गया था, देखिए फ्रांसीसी कंपनी के बारे में कुछ रह गया था, उनको हम आज खत्म करते हैं। हुआ क्या, देखिए सबसे पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें आपको मैं ये चीज बताएं कि कुछ कुछ कंपनी का गठन, उनकी जो कालखंड है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे थे, थोड़ी सी है बस। आइए, पुर्तगीज कंपनी जो था पहला, कौन? पुर्तगीज कंपनी, ठीक। उसी का नाम जो है यहाँ के स्तर पर जो था वो था कौन? एस्टाडो द इंडिया। कौन? एस्टाडो द इंडिया। उसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 98 में, ठीक। अब जो हम सेकेंड आते हैं वो आते हैं हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। आइए, उसका जो नाम था, उसका नाम कुछ इस प्रकार है, वेयरिंग द ओस्ट इंडीज कंपनी। वेयरिंग द ओस्ट, वेयरिंग द ओस्ट इंडीज क्या कंपनी, ठीक। अब यदि उसकी कालखंड के बारे में बात करें तो क्या है? 1602। अब यदि हम थर्ड आए तो वो क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यदि हम बात करें तो आपको उसका कालखंड आपको बताए थे उस दिन, लेकिन कुछ ऐसी बात जो है वो बताना जरूरी है। तो उनका जो नाम है दी गवर्नल एंड कंपनी, दी गवर्नल एंड कंपनी मर्चेंट, क्या आगे? दी गवर्नल एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग कंपनी ऑफ मर्चेंट दी लंदन ट्रेनिंग, क्या है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1600 में, ठीक। अब जो हमारा चौथा है वो है आपका डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन है? डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। उनका नाम यही रहता है, यदि उनकी कालखंड की बात करो तो क्या है? 1616। अब हम पांचवा आते हैं, क्या? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो इनका नाम जो है वह कुछ इस प्रकार है, कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल, क्या है? देश इंडेस ओरिएंटल, देश इंडेस ओरिएंटल। इसकी स्थापना जो कालखंड है वह क्या, कल हम बताए थे? 1664। आइए, मैंने उसको पढ़ने से पहले मैंने कुछ आपको बताना जरूरी था। जो पुर्तगीज कंपनी है उनका नाम था एस्टाडो द इंडिया, उसकी स्थापना 1698 ईस्वी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वेयरिंग द ओस्ट इंडियस कंपनी 1602। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ, ये जो है यहाँ पर आप ऑफ, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग 1600। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी
का नाम जो था वो था देश इंडियस ओरिएंटल 1664। आइए आगे आइए। अब आगे हम कुछ बताते हैं फ्रांसीसी के बारे में। तो आइए, फ्रांसीसी कंपनी देखिए, आपको हमने बताया 1664 ईस्वी में क्या था। लुई 14 उसका क्या था, उस समय शासक था, और उसका जो मंत्री था वो कौन था, कोलबर्ट साहब थे। कौन थे, कोलबर्ट थे। उन्हीं के नेतृत्व में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुआ, स्थापना हुआ। और 1668 ईस्वी में जो पहली भारतीय व्यापारिक कोठी का स्थापना करता है, पहली भारतीय कोठी की जो स्थापना करता है वह करता है कहाँ पर, तो वह करता है सूरत में। पहली भारतीय फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापना होता है फ्रांसीसी का 1668 में, कहाँ पर, सूरत। मैं इधर इसलिए हट जा रहा हूँ कि आप लोग को दिखे सही से। कब, सूरत में। आगे आते हैं हम। फ्रांसी द्वारा 1668 में सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की गई, ये आपको बता दिए। जब हम आगे चलते हैं तो आगे आइए। ग्रीस सरकारों की आशा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1740 में क्या हुआ, युद्ध प्रारंभ होता है। देखिए, अब यहाँ पे जो अंग्रेज कंपनी है यानी कि ब्रिटिश कंपनी, वह फ्रांसीसी को हटाने का कार्य शुरू करता है। तो उसी संदर्भ में जो है क्या होता है, 1740 ईस्वी में जो होता है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच युद्ध स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पर, भारतीय स्तर पर। 1740 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांस के बीच युद्ध शुरू हो जाता है, जिसको हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कहाँ तक। तो अभी यहाँ बताना सही नहीं है क्योंकि हमने पहले आपको बता रखा हूँ ये। अब आइए, उस समय जो था, जो देखिए, जो अंग्रेज का जो एक सेना नायक था वो कौन था, सेना जो था वो था कैप्टन बर्नेट। कौन था, कैप्टन बर्नेट। कौन था, कैप्टन बर्नेट। देखिए उन ये क्या करता है, कैप्टन बर्नेट अंग्रेज सामराज्य कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर क्या कर रहा था, अधिकार कर लेता है। और युद्ध का तत्कालीन कारण वही कैप्टन बर्नेट जो होता है वह कुछ फ्रांसीसी जहाजों को क्या करता है, वह अधिग्रहण कर लेता है, यानी कि अधिग्रहण कर लेता है। और इसी से अधिग्रहण के साथ क्या होता है, युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और जो प्रथम कांटक युद्ध जो हम पढ़े थे पिछले क्लास में, इसलिए यहाँ पर इतना नहीं बता रहे हैं कि आप लोग बता चुके हैं पहले। वही हम जो प्रथम कांटक युद्ध जो होता है वही फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण से क्या होता है, स्टार्ट होता है। आगे आइए। तो थोड़ा सा ये बताना जरूरी था इसलिए बता दिया आपको। आगे जो पढ़ते हैं हम, प्रथम कांटक युद्ध के समय जो था, कांटक जो नवाब था वो थे अनबरुद्दीन। प्रथम कांटक युद्ध के समय जो कांटक के नवाब थे वो कौन थे, अनबरुद्दीन। प्रथम कांटक युद्ध के समय, प्रथम कांटक युद्ध के समय जो कर्नाटक के जो नवाब थे वह कौन थे, अनवरुद्दीन। कौन थे, अनवरुद्दीन थे। आइए आगे। प्रथम कांटक युद्ध के समय जो नवाब था वह कौन थे, अनवरुद्दीन थे। ने मोहम्मद महफूज खां के नेतृत्व में प्रथम कांटक युद्ध के समय जो अनवरुद्दीन थे, उन्होंने अब उनका जो सेना था वह सेना कौन था, महफूज खां। कौन था, महफूज खां। उनके नेतृत्व में उन्होंने क्या किया, 10,000 सैनिकों को कहां भेजा, फ्रांसीसी के विरुद्ध। फ्रांसीसी सेना बोलिए या कंपनी के विरुद्ध भेजा, फ्रांसीसी कंपनी के विरुद्ध भेजा।
आक्रमण करने के लिए। उस समय में जो थे, उस समय में जो फ्रांसीसी कैप्टन थे, उस समय में जो फ्रांसीसी कैप्टन थे उस समय, वह कौन थे? पेराडाइन थे। कौन थे? पेराडाइन। उस समय जो फांसी कौन थे, वह थे क्या? पेराडाइन थे। उन्होंने क्या किया? ये कांटक के नवाब को क्या किया? बुरी तरह से क्या किया? परास्त किया। क्या किया? परास्त किया। अब आइए देखिए, प्रथम कांटक युद्ध जो हुआ था, उस युद्ध को तो मैंने कालखना को बता ही दिया पहले। उस युद्ध में कांटक नवाब थे अनवरुद्दीन, उनकी जो सेना थे वह थे महफूज खां। उन्होंने उन्हीं के नेतृत्व में 10,000 सैनिक को लेकर जाता है कहां पर? फ्रांसीसी कंपनी के विरुद्ध। उस समय फ्रांसीसी का जो सेनानायक कैप्टन हुआ था वह था पेराडाइन। उन्होंने क्या किया? जो कांटक युद्ध क्या कहते हैं, अनवरुद्दीन साहब की जो महफूज खां थे, क्या किया? उन्होंने परास्त किया। ये तो आगे चलिए, कांटक के युद्ध में, प्रथम कांटक युद्ध के समय ये तो अंग्रेज के साथ होता है, लेकिन कांटक के जो नवाब होता है, उन्होंने फ्रांसीसी के विरुद्ध जो है अनवरुद्दीन जो नवाब होता है, वह अपनी सेना महफूज खां को 10,000 सैनिक लेकर वह फ्रांसीसी कंपनी के विरुद्ध भेजता है। उस समय फ्रांसीसी केंद्र जो होता है वह पेराडाइन होता है। वह क्या करता है? महफूज क्या करता है? परास्त करता है। और फ्रांसीसी सेना के जो थे आडियार नदी पर स्थित सेंट थेमो नामक स्थान पर नवाब की सेना क्या करता है? परास्त करता है। सेंट थेमो नामक स्थान पर, कहां पर? कहां पर? सेंट थेमो। सेंट थेमो नामक स्थान पर क्या करता है? परास्त करता है इसको। कहां पर? सेंट थेमो नामक स्थान पर, आडियार नदी के पास। क्या है? आडियार नदी के पास। आडियार नदी के पास सेंट थेमो नामक स्थान क्या करता है? उसको परास्त करता है। देखिए, जब युद्ध की स्टार्टिंग होती है तो उसमें कांटक के नवाब जो होते हैं अनवरुद्दीन साहब, उन्होंने महफूज खां की सेना 10,000 सेना के साथ भेजता है फ्रांसीसी कंपनी के विरुद्ध घेराबंदी करने के लिए। लेकिन उस समय में जो फ्रांसीसी कैप्टन होता है वह पेराडाइन क्या करता है? आडियार नदी के किनारे सेंट थेमो स्थान पर क्या करता है? नवाब की सेना को क्या करता है? परास्त करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे, यूरोप में युद्ध बंद होते ही कांटक का प्रथम युद्ध भी क्या होता है? समाप्त हो जाता है। जैसे ही यूरोप में युद्ध बंद होता है, जैसे यूरोप में युद्ध क्या होता है? बंद होता है, और कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी क्या होता है? प्रथम युद्ध भी क्या होता है? समाप्त होता है। और उस समय जो संधि होती है वो आपको बता चुके हम, एक्सला-सोपेल की संधि। जो उस समय जो संधि होता है वो होता है कौन? एक्सला सोपेल की संधि। एक्सला सोपेल की संधि कितने ईस्वी में? तो 1748 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1748 ईस्वी में, फ्रांस और अंग्रेज के बीच। किसके बीच? फ्रांस और अंग्रेज के बीच। ये लास्ट हमारा कंपनी है, ये फ्रांसीसी कंपनी को बता रहे हैं हम। अब यदि हम पढ़ेंगे और ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के युद्ध समाप्त होता है ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकार को लेकर, तो हम आगे पढ़ेंगे वो चीज जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आगे आइए, अब हम आप लोग को पढ़ाएंगे कि कुछ युद्ध के बारे में है। पहला जो है वह है अंबर युद्ध। जो सेकेंड है वह आपका पलासी युद्ध। और जो तीसरा है आपका कुछ युद्ध के बारे में, वो है वांडीवास युद्ध। क्या है? वांडीवास युद्ध। और जो चौथा युद्ध है आपका है कौन? बक्सर का युद्ध। किसका युद्ध? देखिए, कुछ कालखंड में उसमें समाया तो बताना जरूरी रहा। जो अंबर का युद्ध हुआ था वह हुआ था 1749 ईस्वी में। 1749 ईस्वी में। जो पलासी का युद्ध हुआ था ये तो आप लोग जानते ही होंगे, जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था? जून 1757 को। आइए आगे, वांडीवास की बात करें तो वह जनवरी 1760 ईस्वी को हुआ था। वांडीवास युद्ध हुआ था वह होता जनवरी
1760 ईस्वी को हुआ था। अब यदि हम बात करें बक्सर युद्ध की, तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो होता अक्टूबर 1764 ईस्वी को। कब हुआ था? अक्टूबर 1764 को हुआ था। आगे आइए, ये आपको कुछ युद्ध था उनके बारे में बताए, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, जो लिखना है उसको लिख लीजिए। अंबर का युद्ध 1749, पलासी का युद्ध जून 1757, वांडीवास का युद्ध जनवरी 1760 और बक्सर का युद्ध जो अक्टूबर 1764। तो देखना है आप लोग, थोड़ा लिख लीजिए जो लिखना है वो। और इसलिए मैं थोड़ा आप पीछे हट गए। देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि जो दुपले था, दुपले, उन्होंने पहली बार हथकंडा अपनाया। कौन हथकंडा? पहले उन्होंने हथकंडा अपनाया। तो क्या अपनाया देखते हैं। दुपले ने पहली बार वे हथकंडे का प्रयोग किए जो भारत जीतने के लिए अंग्रेजी क्या बना? मार्गदर्शक बना। वे हथकंडा अपनाया जो भारत जीतने के लिए अंग्रेजों का क्या बना? अंग्रेजों का मार्गदर्शक बना। क्या बना? अंग्रेजों का मार्गदर्शक बना। तो क्या था ये हथकंडा? देखिए, दुपले ने पहली बार हथकंडे का प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजी मार्गदर्शक बने, और यह दुपले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय खर्च पर ही नियुक्त करवाया, तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में क्या किया? हस्तक्षेप किया। ये दुपले था, उन्होंने पहली बार ये हथकंडा अपनाया। उन्होंने भारतीय वायु पर ही, उन्होंने भारतीय खर्च पे ही उन्होंने क्या किया? राजा रजवाड़ों को उन्होंने क्या किया? नवाबों को क्या किया? या नवाबों को उन्होंने क्या किया? अपना यूरोपीय सेना उसको देख रेख में, अपना यूरोपीय सेना उसके देख रेख में दिया, और उसके बदले देख रेख में दिया, और उसके बदले वह क्या किया? अपार धन कमाया। क्या कमाया? अपार धन कमाया। ये पहला व्यक्ति कौन था? दुपले ही था। और वही हथकंडे को बाद में अंग्रेज अपनाता है, जो आगे सफल भी होता है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी गई, उसी से अंग्रेजों ने रखा। किसी से? जो हथकंडे हम पीछे पढ़ाए उनसे। दुपले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। दुपले के नेतृत्व में 1746 ईस्वी में फ्रांसीसी ने कहां पर? मद्रास पर कब्जा किया। दुपले के ही नेतृत्व में 1746 में फ्रांसीसी ने कहां कब्जा किया? मद्रास पर कब्जा किया। और चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिनीत करते थे, जो चटगांव थे, जिसे पुर्तगाली के रूप में अभिनिहित करते थे, पुर्तगाली के रूप में जिसे चटगांव जो था, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह जो चटगांव था, उस वो पुर्तगाली क्या महान बंदरगाह के रूप में अभिनीत करते थे। किंतु 16वीं सदी में चटगांव का पतन हो गया और उसका स्थान किसने ले लिया? हुंगली ने ले लिया। वही चटगांव जो पुर्तगाली के महान बंदरगाह में अभिनीत होते थे, वह 16वीं सदी में उसका क्या हो गया? पतन हो गया। और उसका स्थान किसने ले लिया? तो उसका स्थान हुगली ने ले लिया। किसने ले लिया? हुगली ने ले लिया। आइए दिखाते हैं। 1746 में दुपले ने फ्रांसीसी 1746 में दुपले ने मद्रास पर कब्जा किया,
और जो चटगांव जो पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित हुआ करता था, तो 16वीं सदी में क्या हुआ, उसका पतन हो गया और आगे वही हुगली क्या हुआ, उसका स्थान ले लिया। किसका? चटगांव का स्थान ले लिया। कौन? हुगली ले लिया। और इस हुगली के बारे में अब कहानी क्यों इसको बताएं, अब फ्रांसीसी के बारे में वहां पाएगा, इसलिए बताएं उनके बारे में। तो और चिनसोआ में डचों ने जो 17 उस किलो का भी निर्माण किया। देखिए एक ही डचों के बारे में बताते हैं। डचों ने कहां पर, डचों ने चिनसुरा में क्या किया था? डचों ने कहां पे? चिनसुरा में क्या किया उन्होंने? 17 किलो का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? 17। किसका? किसका? 17 किलो का, 17 किलो क्या किया था निर्माण कराया था। अब लिखिए आप लोग, डचों ने चिनसुरा में 17 किलो का क्या कराया था? निर्माण कराया। एक बार आप लोग लिख लीजिए, पूरा जो लिखना होगा उसको। देखिए श्री रामपुर जो क्या था, डेनिसों का प्रमुख केंद्र था। ये यदि हम डेनिस की बात करें तो श्री रामपुर जो था वह डचों का प्रमुख केंद्र था, श्री रामपुर। आइए आगे। पांडिचेरी पर आगे 1773 ईस्वी में फ्रांसीसी ने भी अपना बस्ती स्थापित की। देखिए 1776 ईस्वी में आगे पांडिचेरी पर फ्रांसीसी ने अपनी क्या बस्ती स्थापित की। आगे आइए 1776 ईस्वी में आगे पांडिचेरी पर फ्रांसीसी ने क्या किया? अपना बस्ती स्थापित 1773 ईस्वी में। 1773, 76 नहीं 73 ईस्वी में। आगे आइए। अंग्रेजों ने भी 1793 ईस्वी में पांडिचेरी पर कब्जा किया। और देखिए 73 में आगे पांडिचेरी पर फ्रांसीसी ने कब्जा किया। और 1793 में किसने? अंग्रेज ने भी कब्जा किया। लेकिन 1814 के पेरिस के संधि के तहत क्या हुआ? पुनः लौटाना पड़ा। किसको? फ्रांस को। 1814 की पेरिस संधि तो क्या हुआ? तुरंत पांडिचेरी क्या किया? लौटाना पड़ा। पांडिचेरी क्या करना पड़ा? लौटाना पड़ा। तो आगे हम देखते हैं। देखिए पहले आप लोग ये लिख लीजिए। 1773 में आगे पांडिचेरी फ्रांसीसी ने बस्ती स्थापित की। 1793 इसमें आगे पांडिचेरी पर क्या हुआ? अंग्रेजों ने भी अपना कब्जा किया। अंग्रेजों ने कब्जा किया। फिर 1814 इसमें पेरिस की संधि के तहत पांडिचेरी को फिर वापस फ्रांस को लौटाना पड़ा। क्या पड़ा? लौटाना पड़ा। यदि हम पांडिचेरी पर कब्जा करने को लेकर यदि हम बात करें, पहला यदि हम पांडिचेरी पर कब्जा के लिए बात करें हम पहला, तो पहला कौन? पुर्तगाली। सेकंड स्तर पर कौन? डेनिश। और थर्ड स्तर पर कौन? डच। और फोर्थ स्तर पर कौन? ये बताया आपको, फ्रांसीसी। और पांचवा स्थान पर कौन? अंग्रेज। लेकिन फिर उसको 1814 में क्या होता है? पेरिस के संधि के तहत इसको क्या होता है? देना पड़ता है। जो ये जो है वह किसका कालखंड क्रमवार है? यह है आपका किस पर? पांडिचेरी पर कब्जा को लेकर। पांडिचेरी पर कब्जा को लेकर है ये। अब आगे हम जब पढ़ते हैं क्वेश्चन बोलने आगे जो हम पढ़ते हैं तो क्या है? भारत में फ्रांसीसी कंपनी के किसको माना जाता है? तो कॉलबर्ट को। देखिए कॉलबर्ट को
कॉलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का क्या संस्थापक माना जाता है। कॉलबर्ट को ही भारत में फ्रांसीसी कंपनी क्या माना है, संस्थापक माना है। यदि हम आगे देखें तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी यशोधरा के शासनकाल में, बता दी हो। जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित हुई थी वह किसके समय में, लुई 14 के समय में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किस समय में, लुई 14 के समय में। जब हम आगे पढ़ेंगे वही फ्रांसीसी दक्कन में अपना शक्ति स्थापित न कर सका क्योंकि उसकी अंग्रेज फौज शक्तिशाली। जब वही फ्रांसीसी की यदि हम आगे बात करें तो ये फ्रांसीसी जो है दक्कन में अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका, दक्कन में अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका क्योंकि अंग्रेजों की तुलना में जो था उनकी जो सैनिक थी वह क्या थी, उस समय कमजोर थी। इस कारण से दक्कन में क्या हुआ, अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका। ये भी आपको बता दिए। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आगे हम पढ़ेंगे क्या कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के कारण अंग्रेजों का फांसी झाड़ू करीबन पढ़ ही लिए हम। दुपले प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिन्होंने भूषण अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यही दुपले ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेता था। यही दुपले, बाद में अंग्रेज भी हस्तक्षेप करना शुरू किया उसी को देख के। राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की क्या नीति आरंभ की उन्होंने। तो यदि हम अब मुख्यालय की बात करें उस कंपनी का, तो जो पुर्तगीज है उसका मुख्यालय कहाँ है, गोवा। यदि हम बात करें ब्रिटिश कंपनी का, तो ब्रिटिश कंपनी का क्या है, तो वह है कलकत्ता। यदि हम तीसरा बात करें किसका, डच कंपनी का, तो डच का तो वह कहाँ है, नागपट्टनम। और यदि हम बात करें फ्रेंच बोले तो फ्रांस का, फ्रेंच कंपनी का तो वह कहाँ पे है, वह है पांडिचेरी। कहाँ पे है, पांडिचेरी। कहाँ पे है, पांडिचेरी। ये आप लोग लिखिए पहले। पुर्तगीज कंपनी का मुख्यालय जो है वह गोवा, ब्रिटिश कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता, डच कंपनी का मुख्यालय नागपट्टनम और फ्रेंच कंपनी का कहाँ, उन्होंने क्या, पांडिचेरी। तो आइए कुछ ये चीज लिख लीजिए आप लोग पहले। ये पुर्तगीज कंपनी का मुख्यालय गोवा, ब्रिटिश कंपनी कलकत्ता, डच कंपनी नागपट्टनम, फ्रेंच कंपनी का पांडिचेरी। दुपले ही प्रथम थे जिन्होंने भारतीय राजाओं को झगड़ों में भाग लेने का उन्होंने क्या किया, नीति अपनाया। जब हम आगे पढ़ेंगे कुछ ऐसी चीज का, तो वो क्या है, एस्टाडो द इंडिया। जो हम पढ़ेंगे वह क्या है, एस्टाडो द इंडिया। वह क्या है, जो एस्टाडो द इंडिया है वो आपका है पुर्तगाली के समुद्री साम्राज्य का नाम। वह क्या है, पुर्तगाली के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम। वह क्या है, एस्टाडो द इंडिया जो है वो क्या है, पुर्तगाली के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम है। कार्टेज जो है, आपको ये चीज देखने को मिलेगा बीपीएससी के प्रीलिम्स में और कहीं कहीं अन्य सारे एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा आपको कि एस्टाडो द इंडिया क्या है। तो पुर्तगाली के सामरिक साम्राज्य का वह नाम है। कार्टेज क्या है,
तो काटे जो है पुर्तगाली द्वारा जारी की जाने वाली जो है ताड़पत या आज्ञापत है। पुर्तगाली द्वारा जारी की गई ताड़पत्र या आज्ञा पत्र है। जब हम थर्ड स्तर पर देखेंगे तो क्या देखेंगे हम, इनक्यूजेशन। क्या है? इनक्यूजेशन। इनक्यूजेशन। जब हम इनक्यूजेशन की बात करें तो वह क्या है, पुर्तगाली द्वारा स्थापित क्या है, धार्मिक न्यायाधिकरण। पुर्तगाली द्वारा स्थापित, पुर्तगाली द्वारा स्थापित क्या है, धार्मिक न्यायाधिकरण। क्या है? धार्मिक न्यायाधिकरण। यदि हम उसी का चौथा स्तर की यदि हम बात करें तो वह क्या है, पोर्टो ग्रांडो। क्या है? पोर्टो 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 ग्रांडो। यदि हम पोर्टो ग्रांडो की यदि हम बात करें तो वह क्या है, पुर्तगाली का चिटगांव को दी गई संज्ञा। ये पोर्टो ग्रांडो क्या है, ये महान बंदरगाह है पुर्तगाली का। क्या है? महान बंदरगाह। चिटगांव को दी गई संज्ञा। क्या है? चिटगांव को दी गई। आगे देखिए, स्टार ऑफ द इंडिया। स्टार ऑफ द इंडिया पुर्तगीज के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम। कार्टिज पुर्तगाली द्वारा जारी की गई ताड़पत्र या आज्ञापत्र। इनक्यूजेशन पुर्तगाली द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। पोर्टो ग्रांडो महान बंदरगाह चिटगांव को दी गई क्या, संज्ञा। तो ये था आपका कुछ नाम जो मैंने आपको बता दिया। यही फ्रांसीसी को भारत के वस्त्रों के प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय दिया जाता है। यही फ्रांसीसी को भारत में वस्त्रों के निर्यात का प्रमुख श्रेय दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रमुख श्रेय दिया जाता है। यही फ्रांसीसी को भारत में वस्त्रों के प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय दिया जाता है। यही फ्रांसीसी को भारत में वस्त्रों के प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय दिया जाता है। और सिकरी और आगरा, यदि हम आगे बात करें तो सिकरी और आगरा, कुछ हम छूट गया था बीच में अंग्रेज के बारे में। तो जो सिकरी और आगरा जो है पहुंचाने वाला जो पहला अंग्रेज व्यापारी थे वह कौन थे? रॉल पिच। सिकरी और आगरा पहुंचने वाले जो पहला अंग्रेज व्यापारी थे वह कौन थे? रॉल्फ पिच। कौन थे? रॉल्फ पिच। ये छूट गया था, इसलिए मैं अभी मुझे ध्यान पात में आपको बता दिया। जहांगीर के समय अंग्रेज भारत आया और विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो, पादरी। देखिए कुछ ऐसा है जो आपको पता चलेगा। देखिए, जहांगीर के समय जो अंग्रेज भारत आया था वह पहला तो था सर थॉमस रो, तो था ही, ठीक। विलियम हॉकिंस तो था ही। कौन? हॉकिंस तो था ही। और यदि हम और की यदि बात करें तो पादरी एडवर्ड हैरी। तीसरा कौन? पादरी एडवर्ड कौन? हैरी। कौन था? पादरी एडवर्ड हैरी। सर थॉमस रो था ही, वो हॉकिंस भी था, और पादरी एडवर्ड हैरी जो था वह था ही। यदि हम आगे बात करते हैं तो यदि हम कुछ नाम लेते हैं और कुछ मुगल समाज के यदि हम बारे में बताते हैं तो वो क्या है? जॉन मिल्टन हॉल। क्या है? जॉन मिल्टन हॉल जो था वह किसके समय भारत आया था? तो उस समय में कौन था? अकबर बादशाह थे। जॉन मिल्टन है जो अंग्रेजी था वो अकबर के समय में आया था भारत। और जो विलियम हॉकिंस था जहांगीर के समय में।
बता दिए जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस, और जो जॉन सरमेन था, कौन, जॉन सरमेन था, वो किसके समय में आया था, तो वो आया था फरूक हेसियर के समय में। किसके समय में, फरूक हेसियर के समय में। जॉन सरमन फरूक हेसियर के समय में भारत आया था। तो ये हम आपको कुछ पत्रिका को बता दिए। 1680 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों पर चुंगी दर जो है 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया। 1680 में औरंगजेब ने 1.5% से बढ़ाकर चुंगी दर क्या कर दिया, 3.5% कर दिया। यानी कि 1.5 बोलिए या आप इसको 2% से बढ़ा क्या कर दिया, 3% कर दिया, 3.5% कर दिया। किसने, किसको, चुंगी को किसने, 1680 में किसने, औरंगजेब ने। दरिया कर वही लाता है, उसी से हम आता है, औरंगजेब को लगता है। तो फ्रांसीसी मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान, देखिए कुछ बच गया तो बता दिए थे। तो फ्रांसीसी मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान, फ्रांसीसी मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ, फ्रांसीसी मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर कौन, आदिल शाह के अधीनस्थ, सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ, फ्रांसीसी मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ, उन्होंने क्या किया, वलीकुंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार, कहां का, वलीकुंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार, वलीकुंडपुरम के कौन, मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से, किससे, शेर खान लोधी से पांडिचेरी नामक एक छोटी गांव प्राप्त किया। शेर खान लोधी से पांडिचेरी नामक एक छोटी सी गांव, एक छोटी सी गांव प्राप्त किया। आइए इसकी बताते हैं। फ्रांसीसी मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ, फ्रांसीसी मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकुंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से पांडिचेरी नामक छोटी सी गांव क्या किया, फ्रांसीसी ने क्या किया, प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया, तो उसमें कौन था, वह था मार्टिन, फ्रांसीसी मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकुंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से पांडिचेरी नामक छोटी सी गांव उन्होंने क्या किया था, उस समय प्राप्त किया था। 1773 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में उन्होंने ये प्राप्त किया था। ये पूरा इसका सीक्वेंस है, आप लोग एक बार लिख लीजिए। फ्रांसीसी मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान से 1773 ईस्वी में सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकुंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से पांडिचेरी नामक छोटी गांव को क्या किया, उन्होंने प्राप्त किया था। किसने, फ्रांसीसी ने। उस समय कौन था, मार्टिन, फ्रांसीसी मार्टिन था, उन्होंने प्राप्त किया था। जब हम आगे पढ़ेंगे, फ्रांसीसी को चंदनगर बस्ती प्राप्त हुई थी शाइस्ता खां से। उसी समय फ्रांसीसी को चंद्रनगर की बस्ती प्राप्त हुई थी। चंद्रनगर की बस्ती प्राप्त हुई थी किससे,
उसी समय फ्रांसीसी को चंद्रनगर की बस्ती प्राप्त हुई थी। किससे? शाइस्ता खां से। किससे? शाइस्ता खां से। उसी समय फ्रांसीसी को चंद्रनगर की बस्ती प्राप्त हुई थी। किससे? तो शाइस्ता खां से। नवाब की पदवी प्राप्त, नवाब की पदवी किसको दिया था मुगल बादशाह ने? तो नवाब की पदवी मुगल बादशाह ने किसको दिया था? तो दुपले को दिया था। किसको? फ्रांसीसी दुपले को दिया था। जब हम आगे पढ़ते हैं कि वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी, वह दुपले था। वही दुपले था जिन्होंने भारत में पहली बार, वही दुपले जिन्होंने भारत में पहली बार क्या चीज का? यूरोपीय साम्राज्य की क्या रखी? नींव रखी। आपको पूछेगा नवाब की पदवी मुगल बादशाह ने किसको दिया? दुपले को दिया था। और यही दुपले था जिन्होंने भारत में पहली बार यूरोपीय साम्राज्य की क्या रखी थी? नींव रखी थी। जब हम आगे पढ़ेंगे, उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारत राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त किया। वही दुपले जो था, उन्होंने पहली बार भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर ही अपनी सेना को रखा था। आगे वही काम ब्रिटिश भी करता है। वही दुपले, आगे वही दुपले पहली बार हथकंडे का प्रयोग किया जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों का क्या बना? मार्गदर्शक बना। और उन्होंने ही पहली बार पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व वही दुपले वही दुपले पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व वही दुपले पांडिचेरी का गवर्नर बनने से पूर्व चंद्रनगर का चंद्रनगर का गवर्नर जनरल था। कहां का? चंद्रनगर का था। क्या? गवर्नर जनरल। कौन? वही दुपले पांडिचेरी गवर्नर बनने से पूर्व कहां का था? चंद्रनगर का था। जब हम आगे पढ़ेंगे, दुपले के बाद पांडिचेरी गवर्नर कौन बना? दुपले के बाद पांडिचेरी गवर्नर बना, वह बना कौन? गधेऊ। कौन बना? गधेऊ। दुपले के बाद, दुपले के बाद पांडिचेरी का जो गवर्नर जनरल बना, वह कौन बना? गधेऊ। कौन बना? गधेऊ बना। जब हम आगे पढ़ेंगे, 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांस का पराजय हुआ। किससे? अंग्रेज से। वही आगे फ्रांसी कंपनी को हम खत्म भी करेंगे। यहां पे 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई में, 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांस की पराजय होती है। फ्रांस की हार होती है। और इतना ही नहीं, फ्रांस सरकार ने
वानडीवास के बाद जब 1707 में वानडीवास की लड़ाई में फ्रांस की हार होती है तो फ्रांसीसी भारत में केवल ये फ्रांसीसी जो है भारत में केवल व्यापार करने के लिए ही रह जाता है, व्यापार करने के लिए ही रह जाता है। जब 1707 ईस्वी में वानडीवास युद्ध के बाद हुई पेरिस संधि के बाद, जब 1707 ईस्वी में वानडीवास युद्ध के बाद हुई पेरिस की संधि के बाद फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापार केंद्रों के रूप में काम कर सकते थे तथा न तो वे अपनी कारखानों की किलेबंदी कर सकते थे और न ही वहां सही रख सकते थे। 1707 ईस्वी में वानडीवास की लड़ाई में जब फ्रांस की हार हुई तो वह सिर्फ और सिर्फ वहां पर अपना व्यापार कर सकते थे, ना कि वो अपने कारखानों की किलेबंदी कर सकते थे और ना ही वहां पर क्या रख सकते थे, सही रह सकते थे। जब हम आगे पढ़ेंगे फ्रांस की सरकार ने फ्रांस की सरकार ने 1954 ईस्वी में 1954 ईस्वी में भारत स्थित फ्रांस की सरकार ने 1954 में भारत स्थित फ्रांसीसी बस्ती का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया। फ्रांस की सरकार ने 1954 में भारत स्थित फ्रांसीसी बस्ती का अधिकार भारत को सौंप दिया। कितने ईस्वी में? 1954 ईस्वी में। जब हम आगे लिखिए आप लोग, जब हम आगे पढ़ेंगे फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों द्वारा सोडा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था, साथ ही इसके भारीपन की प्रकृति के कारण इसका उपयोग जहाजों को संतुलित करने में भी किया जाता था, जो हम आपको पहले पुर्तगाली के समय हम आपको बता चुके हैं। चलिए, तो यहां से हम अब फ्रांस को खत्म करेंगे। तो फ्रांस को पराजय का कारण क्या रहा? फ्रांसीसी कंपनी का पराजय का जो मुख्य कारण था वह क्या रहा? कुछ पॉइंट ही सिर्फ आपके साथ हम बताएंगे। उनमें क्या था कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति मिला। अंग्रेजों को बंगाल विजय से क्या मिला? अपार धन और शक्ति मिला। इसके बल पर वो फ्रांस को पराजित करने की कर पाया। और जो सेकेंड था उनका, वह क्या था? बेहतर नौसैनिक शक्ति अंग्रेज का, बेहतर नौसैनिक शक्ति, बेहतर नौसैनिक शक्ति किसका? अंग्रेज का। और जो थर्ड स्थान पर था वह क्या था? कंपनी का योग नेतृत्व फ्रांस की पराजय का क्या बना? कारण बना। जो अंग्रेजी कंपनी था उसका योग नेतृत्व था, योग नेतृत्व जो था अंग्रेजों का, फ्रांसीसी कंपनी क्या बना? पराजय का कारण बना। और यही से हम फ्रांसीसी कंपनी को क्या करते हैं? खत्म करते हैं। यही से हम फ्रांसीसी कंपनी को हम खत्म करते हैं और हम आगे चलते हैं। कुछ तो मैंने पुर्तगाली, मैंने डच, देखिए डेनिश ने श्री रामपुर को चुना था। किसको? इसके बारे में थोड़ा कम है। और पुर्तगाली, डच, डेनिश और अंग्रेज और कौन?
फ्रांसीसी। मैंने आपको पुर्तगाली 1498, डच 1605। आगमन की बात है, ये आगमन अंग्रेज 1608 और फ्रांस 1664। तो मैंने आपको पुर्तगाली, डच, डेनिश, अंग्रेज और फ्रांसीसी मैंने पूरा मैं यहां पर मैं आपको यूरोपीय कंपनी का आगमन मैंने यहां पर खत्म किया। अब मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि आप लोग सबसे पहले करें क्या। पहले आप लोग को कुछ मैं बताना चाहूंगा। अब सबसे पहले क्या करें, मैंने जो यूरोपीय कंपनी का मैंने जो आगमन बताया, मैंने जो यूरोपीय कंपनी का मैंने आगमन बताया, अब आप क्या करें, मैंने आपको सिर्फ कहां से बताया भारतीय स्तर पर। मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा बिहार के स्तर पर। तो ये यूरोपीय कंपनी का जो आगमन मैंने बताया, उसमें आपको मैंने हर एक चीज, जो ऐसा कुछ भी नहीं जो आपसे छूटे, मैंने ये बताया। और आपको आपको अपने आप को चेक कैसे करना है, तो जो मैंने बताया उनको आप पूरा क्लास देखिए मेरा यूरोपीय कंपनी का आगमन। सबसे पहला बुक आप पकड़े घटना चक्र। यदि कोई विद्यार्थी एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहा है, तो आप एसएससी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक है, क्वेश्चन बैंक, आप इनको लें। और यदि हम तीसरी स्तर पर बात करें, तो आप लुसेंट को भी देखें। लुसेंट का जो वस्तुनिष्ठ है, जो लुसेंट की जो बुक है वस्तुनिष्ठ, उनको ले। और जो चौथा स्तर का जो आपका बुक है, वो आपका क्राउन क्राउन ले। और जो पांचवा स्तर का जो है, आप जिस भी जगह पढ़ रहे हैं, जिस कोचिंग संस्थान में कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं, तो उनका जो प्रैक्टिस या उनका जो क्वेश्चन है टॉपिक बाय टॉपिक, उनको उठाएं। मेरी माने तो मैंने 6 to 12 मैंने न्यू एनसीईआरटी से लेकर मैंने ओल्ड जो हमारा एनसीईआरटी है मैंने आपको पढ़ा दिया। पूरी एक से एक चीज जो यूरोपीय कंपनी का आगमन है, इसमें कोई भी कालखंड, किसी व्यक्ति विशेष का नाम, इतना ही नहीं, उस जगह का नाम, कैसे पांडिचेरी पर, किस तरीके से हुगली, किस तरीके से चिंसोरा, किस तरह से रामपुर, किस तरह से पटना के क्षेत्र, मैंने ऐसा कोई भी चीज ऐसा जो नहीं जो जिसकी कालखंड को छूटा हो या कोई नाम छूटा हो। यदि आपको लगे कुछ छूटा है, तो आप यूरोपीय कंपनी का आगमन आप हमारे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज छूटा है। मैंने आपको सब कुछ निचोड़ के पढ़ा दिया यूरोपीय कंपनी का आगमन से। यदि आपको विश्वास नहीं है, तो आप हमारे जो हमने क्लास दिया है, हमारे जो लेक्चर हुआ है 3-4, आप इनको देखें। देखने के बाद आप पूरा यूरोपीय कंपनी आज हम खत्म कर रहे हैं, यूरोपीय कंपनी खत्म की है, उनको देखने के बाद आप सबसे पहले घटाचक से अपना सेट मारें। यदि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा यदि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनकी भी मार्क चेक करें, और लुसेंट की बुक को भी आप चेक करें, क्राउन को भी चेक करें। यदि आप कहीं और जगह पढ़ रहे हैं, तो आप मेरे जो लेक्चर है उनको पढ़ने के बाद आप हमारे एक भी क्वेश्चन, एक भी
क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। मैं इतना गहराई से आप लोग के बीच, आप लोग के समक्ष, मैं एक भी सब जो होता है ना चीज जो छूटे, एक भी जगह आप एक बार बनाओ और देखो बना के आप कि आपसे क्या छूट रहा है। उसमें कुछ भी नहीं, सब कुछ पढ़ा दिया। अब आते हैं जो हम आगे पढ़ाएंगे आप लोग को उनके बारे में। तो आइए, बहुत मजा आएगा आपको मेरे साथ। हमने हमारा जो पहला मैंने जो टॉपिक मैंने पढ़ाया आप लोग को, या पढ़ाया मैंने क्या, यूरोपीय कंपनी का आगमन। जो हमारा सेकेंड टॉपिक रहेगा, जब अब मैं पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब। किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जो अनसारे जो कान होता है उनके बारे में बताऊंगा मैं आगे। मुर्शिद कुली खां, सिराजुद्दौला, नजमुद्दौला, उन सब के बारे में बताऊंगा। जब मैं तीसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा क्षत्रिय राज पंजाब और मैसूर। क्या क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर। जब हम आपको चौथे टॉपिक पढ़ाऊंगा, वह पढ़ाऊंगा मैं क्या, गवर्नर जनरल और वायसराय। गवर्नर जनरल और वायसराय। जब मैं आपको पांचवा टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा क्या, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। जब मैं आपको सिक्स टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो मैं पढ़ाऊंगा क्या, 1857 की क्रांति। क्या, 1857 की क्रांति। जब मैं आपको सेवन टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा, अन जन आंदोलन। अन जन आंदोलन। मैं आपको जब आठवां टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो मैं पढ़ाऊंगा क्या, शिक्षा का विकास भारत में। क्या, भारत में शिक्षा का विकास। मैं पढ़ाऊंगा पहला टॉपिक, लिखिए आप, यूरोपीय कंपनी का आगमन। दूसरा मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब, क्षत्रिय राज और पंजाब और मैसूर, गवर्नर और वायसराय, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, 1857 क्रांति। इस बार मैं आऊंगा अन जन आंदोलन, फिर भारत में शिक्षा का विकास। जब हम आगे पढ़ूंगा नंबर टॉपिक, तो मैं पढ़ूंगा क्या, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। क्या, सामाजिक धार्मिक और सुधार आंदोलन। जब हम 10वां टॉपिक पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे क्या, कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। जब हम 11वां टॉपिक पढ़ूंगा, तो मैं क्या पढ़ूंगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जब मैं 12वां टॉपिक पढ़ूंगा, तो मैं क्या पढ़ूंगा, कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। कांग्रेस में गरम और नरम दल। जब मैं 13वां टॉपिक पढ़ूंगा, तो क्या पढ़ूंगा मैं, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय स्तर पर। जब मैं 14वां टॉपिक पढ़ूंगा, जब मैं, तो क्या पढ़ूंगा मैं, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। भारत से बाहर क्या,
क्रांतिकारी गतिविधियां। और जब मैं 15वां टॉपिक पढ़ूंगा तो मैं क्या पढ़ूंगा? बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। क्या? बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। जब मैं आगे का टॉपिक पढ़ूंगा तो मैं क्या पढ़ूंगा? कांग्रेस बनारस कलकत्ता सूरत अधिवेशन। कांग्रेस बनारस कलकत्ता और सूरत क्या अधिवेशन। जब हम आगे पढ़ेंगे 17वां टॉपिक तो मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का गठन। जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। फिर मैं आगे पढ़ूंगा दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। जब मैं आगे पढ़ूंगा 19वां टॉपिक तो उसमें क्या पढ़ूंगा मैं? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। क्या? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। जब मैं आगे पढ़ूंगा टॉपिक 20वां टॉपिक जब मैं पढ़ूंगा तो मैं क्या पढ़ूंगा? कांग्रेस होम रूल लीग आंदोलन। क्या? होम रूल लीग आंदोलन। जब मैं आगे टॉपिक पढ़ूंगा तो मैं क्या पढ़ूंगा? गांधी एवं उसके प्रारंभिक आंदोलन। गांधी एवं उसके प्रारंभिक क्या आंदोलन। जब मैं उससे आगे पढ़ूंगा तो मैं क्या पढ़ूंगा? किसान आंदोलन एवं किसान सभा। किसान आंदोलन और किसान सभा। आइए सब पीछे से दिखाएंगे। फिर जब हम उससे आगे पढ़ेंगे ट्रेड यूनियन एवं समाजवादी दल। क्या? ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। जब मैं उससे आगे पढ़ूंगा 25वां तो रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला हत्याकांड। जब हम उससे आगे पढ़ेंगे तो उसे आगे हम क्या पढ़ेंगे? उसे आगे हम पढ़ेंगे हम क्या? खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? खिलाफत आंदोलन। और उसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे जोड़ के क्या? असहयोग आंदोलन। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम आगे क्या पढ़ेंगे? स्वराज पार्टी का गठन। क्या पढ़ेंगे हम? स्वराज पार्टी का गठन। आगे आइए, आगे क्या पढ़ेंगे? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। ट्वेंटी एट। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। क्या? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। ये आपको कालखंड बारे में बताएंगे। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब हम आगे पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आगे पढ़ेंगे हम
क्या पढ़ेंगे? गांधी इरविन समझौता। क्या पढ़ेंगे? गांधी इरविन समझौता। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आगे हम क्या पढ़ेंगे? कांग्रेस का कराची अधिवेशन। क्या? कराची अधिवेशन किसका? तो कांग्रेस का। जब हम उससे आगे पढ़ेंगे टॉपिक तो उसका क्या क्या पढ़ेंगे हम? गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन। जब हम उससे आगे पढ़ेंगे सांप्रदायिक पंचायत एवं पुनः क्या? सांप्रदायिक पंचायत एवं हेलो क्लास में सांप्रदायिक पंचायत एवं पुनः। जब हम आगे पढ़ेंगे तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी। क्या पढ़ेंगे? कांग्रेस साम्यवादी दल अगला टॉपिक। और ये हमारा 35 हो गया। जो हमारा 36 जो है वह क्या है? वह है आपका प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल गठन। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। जब हम आगे पढ़ेंगे कांग्रेस का त्रिपुरा संकट। क्या? कांग्रेस का त्रिपुरा संकट। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम आगे क्या पढ़ेंगे? देशी रियासतें। देशी रियासतें। उससे आगे पढ़ेंगे हम तो वो हम क्या बनेंगे? प्रथम विश्व युद्ध उस समय का कालखंड। जब हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? पाकिस्तान की मांग। क्या? पाकिस्तान की मांग। और उसी के साथ हम पढ़ेंगे क्या? व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या? व्यक्तिगत सत्याग्रह। जब हम आगे पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? क्रिप्स मिशन और उसी के साथ हम पढ़ेंगे क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। जब हम आगे पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस। ये क्या टॉपिक क्या हो गया? ये आपका हो गया 44 यानी कि 44वां टॉपिक। जब हम 45वां टॉपिक पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? कैबिनेट मिशन योजना। क्या पढ़ेंगे? कैबिनेट मिशन योजना। जब हम आगे पढ़ेंगे 46वां टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो वो हम क्या पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे हम संविधान सभा। क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा। और इसको पढ़ने से पहले हम आपको अगला टॉपिक जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे कौन? भारत विभाजन और स्वतंत्रता। क्या पढ़ाएंगे? भारत विभाजन और स्वतंत्रता। ये आपका हो गया 46वां। ये हो गया 47 यानी 47वां। जब हम भारतीय विधान संहिता पढ़ाएंगे तो हम जब संविधान सभा का विकास आएंगे उसी से हम चल जाएंगे किसमें? पॉलिटी में हम एंट्री कर जाएंगे। ठीक, उसी से हम क्या एंट्री कर जाएंगे? पॉलिटी में। तो आइए कुछ टॉपिक के बारे में अब जांच जरूरी है आप लोग को। देखिए, जब
देखिए, जब मैं पार्ट अभी आप लोग को बताऊंगा, मैं बताऊंगा यूरोपीय कंपनी का मैंने बता दिया। जब मैं बताऊंगा ईस्ट इंडिया कंपनी और उसमें मुर्शिद कुली, खान सैयद, नजमुल्ला, उन सब के बारे में। जब मैं क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर बताऊंगा, अवध, सिंध, पंजाब, मैसूर किस तरह से कैसी करता विलय करता है अंग्रेज, उसके बारे में। जब मैं गवर्नर जनरल के बारे में बताऊंगा तो मैं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, पूरी अभी जो स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक का जो गवर्नर जनरल, मैं उनके बारे में, उनकी काल उन्होंने क्या काम किया, क्या उनका व्यक्ति विशेष रहा, उन्होंने भारतीय स्तर पर क्या किया, उनके बारे में बताऊंगा। जब मैं बताऊंगा मैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव, जब वो आता है तो क्या प्रभाव पड़ता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर, तो उनके बारे में अस्थायी बंदोबस्त लागू करता है। फिर महाभारी रहतवादी उनके संघ के बारे में। जब 1800 का क्रांति पढ़ाऊंगा तो उसमें कैसी क्या व्यवस्था बनी सैनिकों का, ये सब चीज मैं बताऊंगा। फिर अंजन आंदोलन जो भारत में उपजता है, बाहर आता है, ये सब। फिर भारत में शिक्षा का विकास उन्होंने किस तरीके से किया आगे, उनके बारे में। फिर मैं बताऊंगा समाज धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। फिर मैं बताऊंगा कांग्रेस से पूर्व जो राजनीतिक संस्थाएं थी ये। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर कांग्रेस ग्राम और नरमदन के बारे में। फिर क्रांतिकारी आंदोलन और भारतीय सभा जो है ये। फिर क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय स्तर पर। फिर भारत के बाद जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा। फिर मैं बंगाल बिहार और स्वदेशी आंदोलन। फिर मैं कांग्रेस का बनारस और कलकत्ता और स्वतंत्र अधिवेशन के बारे में बताऊंगा। जब मैं फिर आगे बढ़ूंगा मैं बताऊंगा मुस्लिम लीग का गठन कैसे हुआ, मार्लिम में सुधार कैसे आई, निजामाबाद राजधानी परिवर्तन कैसे हुआ, फिर कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन के बारे में, फिर होम रूल आंदोलन, फिर गांधी और मुस्लिम क्रांति प्रारंभिक आंदोलन, फिर मैं बताऊंगा किसान आंदोलन और किसान सभा। जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा ट्रेड यूनियन एवं समाजवादी दल, फिर मैं बताऊंगा रॉयट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर मैं बताऊंगा भारत खिलाफत आंदोलन और क्या कहते हैं और सहयोग आंदोलन उसी के साथ। फिर मैं बताऊंगा स्वराज पार्टी का गठन। जब मैं आगे बढ़ेंगे तो फिर मैं बताऊंगा सामंत कमीशन गठन कैसे हुआ, फिर मैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, और मैं फिर बता संविधान अवज्ञा आंदोलन, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर कराची अधिवेशन, फिर गोलमेज सम्मेलन, फिर उसी के साथ मैं सांप्रदायिक पंचायत एवं पुनः तख्त। जब मैं आगे बताऊंगा फिर मैं बताऊंगा कांग्रेस का समाजवादी दल, फिर मैं बताऊंगा प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, फिर कांग्रेस का त्रिपुरा संकट, फिर देशी रियासतें, प्रथम विश्व, पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह उसी के साथ साथ, क्रिप्स मिशन के साथ मैं भारत छोड़ो आंदोलन बताऊंगा। जब मैं आगे बढ़ूंगा मैं बताऊंगा आजाद हिंद फौज एवं सुभाष चंद्र बोस कैबिनेट मिशन योजना। फिर मैं उसके साथ मैं बताऊंगा भारत विभाजन और स्वतंत्रता आंदोलन। जैसे ही मैं प्रवेश करूंगा संविधान सभा का गठन, संविधान सभा में, फिर मैं वही उसी समय मैं अगला टॉपिक बताऊंगा। फिर मैं एंट्री कर दूंगा पॉलिटी में। ठीक, तो ये आपको रहा आज का आधुनिक भारत का इतिहास। ये आपका रहा पहल आज का क्या आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये आधुनिक भारत के इतिहास में तो मैंने आपको पूरा का पूरा एक ही बताऊंगा ही। पूरी मेरा हिस्ट्री सेशन पूरा मैं अभी आप लोग बताऊंगा। पूरी हिस्ट्री सेशन मैं आप लोग बताऊंगा। मैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास के साथ मैं चल जाऊंगा कहां पर। मैं आप लोग को पॉलिटी पढ़ाऊंगा। फिर मैं आप लोग को साइंस में मैं एंट्री करूंगा। जब उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, क्योंकि इससे क्वेश्चन थोड़ा कम आता है, इसी कारण से मैं इसको लास्ट में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा बीपीएससी और अन्य सारा एग्जाम है, अभी तो आप लोग हम जो भी हो, यदि कोई और बच्चा जो हमारा देख रहे हैं जो बीपीएससी का स्टूडेंट, उसके तो फायदा तो है ही, और बाहरी के लिए कैसे है मैं ये भी आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ आधुनिक भारत का इतिहास, तो आप जो अन्य बच्चे हैं वो आप क्या करना, जब मैं बिहार के बारे में बताऊंगा हम और हमारे सर, तो आप बिहार मत पढ़ना उस समय, आप सिर्फ जो भारतीय सर को सिर्फ ये पढ़ लेना। तो जो एसएससी बच्चा है, सीजल वाले बच्चे हैं, अब तो आप लोग में भी क्या कहते हैं ये जीएस का बहुत बड़ा योगदान आ गया है। तो आप लोग जो है, जो बाहरी बच्चा, आप लोग हमारा भारतीय सर देख लेना। मेरी मानो तो आपकी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऐसा नहीं कि कुछ अलग पढ़ा रहा हूं, वही सिलेबस वही सब कुछ अधिक नहीं छूटेगा। जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो पॉलिटी में सिर्फ एक विधानसभा है बिहार स्तर पर, तो आप लोग को सब देखना होगा। तो आप लोग सब देख लीजिएगा जो अन्य सारे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ये वाले बच्चे। जब मैं आप लोग को साइंस पढ़ाऊंगा तो साइंस तो कोई अलग से बिहार है नहीं, तो आप लोग साइंस पूरा देख लेना। मेरी मानो आप लोग दोनों, बीपीएससी वाले भी और जो अन्य सारे तैयारी कर रहे हैं वो वाले भी, आप हमारी मानो तो एक भी क्वेश्चन जो हमारे सेशन से हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, आपने कई सारा बुक अन्य सारा कोई संस्थान से भी जो आपका जो आपके पास मटेरियल है, क्वेश्चन है, बैंक है, बैंक है,
आप एक बार जो मैं पढ़ाया यूरोपीय कंपनी का आगमन में, आप उल्टाना और देखना आपसे बनता है कि नहीं बनता है। आप पूरी यदि देखे होंगे तो आप जरूर बनेगा, और आप बना के मुझे कमेंट करना कि सर मुझे ये चीज़ आप छोड़ दिए, एक भी चीज़ आपको नहीं छोड़े हैं, जीरो से लेकर अंत तक आपको सब कुछ पढ़ा दिए हैं। जय हिंद, जय भारत। यहीं से आप हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।